नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम आरोह क्लास 12th हिंदी के चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में दो कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। दोनों ही कविता आधुनिक काल की हैं और कुंवर नारायण जी द्वारा रचित हैं। ये दोनों ही कविता सरल भाषा में हैं और साथ ही जो कुंवर नारायण जी हैं, इनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन नहीं है और वैचारिक धुंध नहीं है। इनकी बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन इनकी कविताओं में दिखाई देता है। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने गए हैं। चलिए थोड़ा सा इनका परिचय भी आपको बता देती हूँ। ये हैं कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म 1927 में हुआ और मृत्यु इनकी 2017 में हुई। तो आधुनिक काल के कवि हैं ये। इनका परिचय इस प्रकार है। हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इनको सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल का कुमारन आसान पुरस्कार। और इनकी रचनाएं हैं वो काव्य चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों जो काव्य संग्रह, उसी से ये कविता के बहाने ये रचना ली गई है। फिर प्रबंध काव्य इनका है आत्मजयी और कहानी संग्रह आकारों के आसपास। और समीक्षा क्या होती है, जिसमें गुण दोष दोनों बताए जाते हैं, तो वो है आज और आज से पहले। चलिए शुरू करते हैं। इनकी विशेषता मैंने पहले ही आपको बता दी। और इनकी भाषा सहज और सौंदर्य बोध से युक्त होती है। और कविता के बहाने इस कविता में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है कि आगे जाकर कविताओं जो रची जा रही हैं कवियों के द्वारा, इनका अस्तित्व रहेगा या नहीं। इस बात का ही संशय कवि इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो ये कविता है, ये एक यात्रा है जिसकी तुलना चिड़िया से की है, फूल से की है और बच्चे से की है। और कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि जो चिड़िया है, चिड़िया की तरह कविता उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया का दायरा सीमित है, वो इस घर से उस घर तक जाती है। लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान का कोई सीमित दायरा नहीं है, वो तो असीमित है। कवि तो कहाँ तक भी सोच सकता है। तो बोलते ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचाए कवि। तो कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं है, वो कहाँ तक भी, कहीं पर भी कविता रच सकता है। कोई भी वस्तु को देखकर, कोई भी चित्र को देखकर, कोई भी घटना को देखकर, कहीं भी, क्योंकि उसकी कल्पना का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही फूलों की तरह बताया है कि कविता में खुशबू होती है, लेकिन फूल भी मुरझा जाते हैं, उनका दायरा भी सीमित होता है। लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, उसका तो सीमित दायरा नहीं होता, वह अनंत होती है। फिर बच्चों का भी बताया है कि कविता बच्चों के समान होती है ना। तो चलिए हम इसको विस्तृत रूप से थोड़ा समझते हैं। तो पहली कविता कौन सी है? कविता के बहाने। हमने पढ़ा था कि ये इन दिनों जो इनकी रचना काव्य संग्रह है, उससे ये कविता ली गई है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, है ना। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि वर्णन कर रहे हैं कि कविता की कल्पना बहुत गहरी उड़ान होती है, मोहक उड़ान होती है कल्पना की, कवि की कल्पना की। वह चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता समय उड़ान भरी होती है, उसमें नए नए भाव होते हैं, विचार होते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है। तो चिड़िया की उड़ान की तो एक सीमा होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो कविता तो एक चिड़िया के बहाने, कविता तो एक उड़ान है कि जिस तरह से चिड़िया उड़ान भरती है, वैसी कविता में भी उड़ान होती है, वह स्वयं उड़ती है और कल्पना की मोहक उड़ान उसमें होती है।
तो चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, अतः वह कविता की उड़ान का और छोर नहीं जान पाती। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो वह तो चिड़िया के समान उड़ान तो भरती है, लेकिन वह चिड़िया कविता की उड़ान का अंत कैसे जान सकती है। वह भला क्या जाने कविता की उड़ान के बारे में, क्योंकि कविता की उड़ान तो असीमित है, उसका दायरा सीमित नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, तो जो चिड़िया है वह तो बाहर चली जाएगी, अंदर आ जाएगी, एक इस घर से उस घर तक उड़ान भर लेगी, लेकिन बस इतना ही उड़ान भरेगी वह। लेकिन कविता में कविता के कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। बेचारी चिड़िया तो सीमित होती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता का एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि कविता इस प्रकार खिलती है, विकसित होती है, जैसे फूल विकसित और पल्लवित होते हैं, है ना। तो कविता फूलों की तरह है, वैसे ही खिलती है और विकसित होती है। तो फूल की तरह कविता में नए नए रंग और भाव सौंदर्य आ जाते हैं, परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। तो कविता का एक खिलना फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो फूलों को कैसे पता कि कविता का कितना खिलना होता है। फूल बाहर भीतर इधर उधर घर में सुगंध और सुषमा तो भर देते हैं, परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। फूल खिलने के बाद वह मुरझा जाता है। इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो जो फूल है वह तो थोड़ी देर में मुरझा जाता है, और इस ये कविता है, इसका खिलना और सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। अब आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं, पता नहीं कवि ने कब रची थी, लेकिन आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये तो अनंत है, इसकी सीमा का कोई दायरा नहीं है। ये तो आगे आगे तक पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनकी कविता पढ़ते जाएंगे। तो इस कविता का तो विकसित होना, पल्लवित होना, सुगंधित होना, इसकी सुगंध तो हमेशा फैलती रहेगी। इस कविता से हमें जो रस प्राप्त हो रहा है वो तो आगे से आगे सारे पाठकों को मिलता रहेगा। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि कविता का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। तो फूल तो कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते फिर मुरझा जाते हैं, उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। समझ गए स्टूडेंट्स? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कवि ने कविता की तुलना 3 चीज़ों से की है। कौन कौन से? पहले चिड़िया से, फिर फूल से, और फिर आगे तीसरे पैराग्राफ में कवि करते हैं बच्चे से। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे क्या जाने। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कवि वर्णन कर रहे हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान ही है। कवि बच्चों के खेलों को देखकर शाब्दिक क्रीड़ा करने लगता है। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भावों और मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं ना, अनेक खेल खेलते हैं, वैसे ही कवि है वह शब्दों को ले लेकर खेल खेलता है। नए नए शब्द दिमाग में उसके आते हैं और उन शब्दों से वह नए नए खेल बनाता है, नई नई रचनाएं करता है। तो शब्दों का खेल कवि खेल सकता है ना। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते समय कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, वे सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं, वे अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते। तो बच्चों के खेल में कोई सीमा बंधन नहीं है। उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल है। तो कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के बाहरी संसार के तथा अपने प्राय सभी घरों और मानवों के मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। वह सभी को समान मानकर सर्वकालिक भावों को वाणी देता है। समझ गए बच्चों कि जिस तरह से बच्चों के लिए सारे घर एक समान होते हैं, वह कहीं भी जाकर खेल सकते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव पैदा नहीं होता। उसी प्रकार कवि भी कोई भी वस्तु पर अपनी कविता बना लेता है, किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लेता है। उसके मन में भी किसी के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। खेलने के समय वे अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों में आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है।
कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। समझ गए स्टूडेंट्स? आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये कविता। चलिए दूसरी कविता पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर, तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि बात को लोग तोड़ मरोड़ कर पैदा करते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं। सीधे सरल शब्दों को कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के फेर में पड़ने से बात स्पष्ट नहीं हो पाती, कविता में जटिलता बढ़ जाती है तथा अभिव्यक्ति में उलझाव आ जाता है। अतएव अच्छी बात अथवा अच्छी कविता के लिए शब्दों का चयन, भाषागत प्रयोग सहज होना चाहिए, नितांत अपेक्षित है ये बात। तभी हम कविता के द्वारा सीधी बात कह सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कविता रचते हैं तो उस कविता में ऐसा पेज न फंसाएं कि पाठक को समझ में ही ना आए। तो भाषा को हमेशा सहज तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। और बात सीधी थी पर कवि कहना चाहते हैं कि एकदम बात सीधी सादी बात को इस तरह से अटका दिया कि जो बात थी उसका मूल भाव ही खत्म हो गया। चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। तो सीधी सरल का मतलब है सहज एकदम, और चक्कर मतलब उसके प्रभाव में आकर, टेढ़ा फंसना मतलब बुरा फंसना, पेचीदा मतलब कठिन मुश्किल। तो कवि वर्णन कर रहे हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में उसकी सरलता समाप्त हो गई। अब मैं आपको कोई लेसन पढ़ा रही हूँ, कोई पाठ पढ़ा रही हूँ, और मैं सोचूं कि इसको है ना मैं इस तरह से प्रस्तुत करूँ कि बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, लेकिन उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के चक्कर में कहीं मैं उस पाठ का मूल भाव ही ना भूल जाऊँ। तो यही बात कवि कहना चाहते हैं कि किसी भी भाषा को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के चक्कर में, उसमें और ज़्यादा सुंदरता पैदा करने के चक्कर में हम कहीं वो सीधी सी बात को टेढ़ा ना बना दें, ताकि मतलब उसका जो बात का अर्थ था वही किसी को समझ में ना आए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि बात तो सीधी थी, सरल सी थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैं उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करना चाहता था और भाषाई प्रभाव दिखाना चाहता था, और उस प्रभाव से उसकी सरलता ही समाप्त हो गई। तो इसका मतलब ये है कि शब्द जाल में सरल बात भी जटिल हो गई। तो कवि क्या कहता है कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को, शब्दों को बदलने का प्रयास किया, और भाषा को उल्टा पलटा, घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, काट छाट कर आगे पीछे किया। तो ऐसा प्रयास इसलिए किया कि मूल बात सरलता से व्यक्त हो सके, और मैंने कोशिश की या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आए, परंतु ये दोनों बातें ही नहीं हो सकी। तो बात और ज़्यादा पेचीदा हो गई, और इस प्रयास में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भाषा और अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल से उलझकर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार बदलने के चक्कर में बात और जटिल हो गई। समझे बच्चों कि बात तो सीधी थी और उस बात को मैं और अधिक अच्छे से व्यक्त करना चाहता था, तो मैं भाषा के चक्कर में फंस गया, और उस भाषा के चक्कर में मैं उसको सहज तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, उसके चक्कर में मैंने उसको तोड़ा मरोड़ा, काटा छाटा, और फिर क्या हुआ कि वो भाषा ऐसी हो गई कि उसका मूल रूप ही खत्म हो गया और वो और अधिक जटिल हो गई। तो मैं कोशिश ही कर रहा था कि मेरे मन की बात या तो सहजता से सबके सामने व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन ये दोनों ही बातें नहीं हो सकी, और इस प्रयास में इतनी स्थिति खराब हो गई कि ये भाषा और अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में ही उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और जटिल हो गई। तो पढ़ें बच्चों। चलिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो कवि क्या कह रहे हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वो और अधिक उलझ गई,
और जिस प्रकार पेंच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं और ज़बरदस्ती की किया गया प्रयास निसफल होता है। इसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने की बजाय और अधिक क्लिष्ट हो जाती है। तो मैंने मतलब कोशिश की थी कि ये अच्छे से मैं प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन ये फंस गई और इस तरह से फंसी कि जिस तरह से बार बार वो पेच को हम टाइट करने से उसकी चूड़ियाँ जो होती हैं पेच उसमें फिट नहीं होता और वो चूड़ी ख़त्म हो जाती हैं, वैसे ही इस बात को बार बार करने से वो और अधिक जटिल हो गई, क्लिष्ट हो गई। तो ज़बरदस्ती किया गया प्रयास निसफल हो गया। तो इस प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से बात सरल और सहज होने के स्थान पर क्लिष्ट हो जाती है। तो कवि कहता है, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो कवि क्या कहता है कि ऐसा गलत काम करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उसके प्रोत्साहन से मेरी उलझन और बढ़ जाती थी और ये बात बिगड़ने से खुश होते थे। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेरी भाषा बिगड़ गई पूरी तरह से इस चक्कर में कि मैं भाषा को अच्छे से प्रस्तुत करूं, वो और अधिक जटिल बन गई। लेकिन वाहवाही देने वालों की कमी नहीं थी, इस पर भी वो लोग मेरे को वाहवाही दे रहे थे और बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि आखिरकार वही हुआ, भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मोड़ने के चक्कर में उसके मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया। तो पेच को जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ी मर गई और पेच बेकार ही घूमने लगा। इसी प्रकार भाषा की बनावट के चक्कर में उसका मूल भाव ही नष्ट हो गया और भाषा व्यर्थ प्रयुक्त होने लगी। तो फिर कवि ने क्या किया, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। तो चूड़ी मरना मतलब पेच कसते हैं ना हम कोई चीज़ में, तो उसमें चूड़ियाँ लगातार कसते रहेंगे तो वो ढीला पड़ जाएगा और फिर अपने आप ही वो पेच घूमता रहेगा, चूड़ी में नहीं बैठेगा वो। तो वही कहना चाहते हैं कि मैंने ज़बरदस्ती भाषा को अलग से तोड़ मरोड़ कर उसको अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भाषा का मूल भाव ही खत्म हो गया। तो कवि वर्णन कर रहे हैं कि भाषा की तोड़ मरोड़ में, उसमें पेच कसने में लगे रहने में जब मैं असमर्थ रहा, तब उसकी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूंस ठांस कर ऐसे ही छोड़ दिया। तब अपनी अभिव्यक्ति को जानने से पेच को कील की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है। उसी तरह मैंने भी ऐसा ही किया। वो जैसी थी भाषा उसको वैसे ही रहने दिया। तब कविता ऊपर से तो अच्छी ठीक ठाक प्रतीत हुई, पर अंदर से वह एकदम ढीली ढाली और प्रभावहीन हो गई। तब उस अभिव्यक्ति में न तो कसावट थी, न प्रभाव था और न उसमें अपेक्षित प्रभाव ही रह गया। तो वो कविता को जब ऐसे ही छोड़ देता है तो उसमें मतलब बोलता है कि ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई चमत्कार नहीं था, उसमें उसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसका तो मूल भाव ही खत्म हो गया। तो आगे कहते हैं कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कवि कहता है कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह, मतलब उनकी खुद की बात ने, उनके ही अंतर्मन ने बच्चे की तरह पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो, मतलब ये शब्दों का जाल तुम क्यों कर रहे हो, तुम उससे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो। कि जो ये बात उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो कवि ने प्रस्तुत की थी, वो बात ही उनसे बच्चे की तरफ पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ क्यों ये शब्दों का खेल खेल रहे हो,
हाँ, तुम उसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? मुझे अपना पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता और उपयुक्तता से प्रयोग करना नहीं सीखा? ये तुम्हारी अक्षमता और अयोग्यता है, अप्रभावी अभिव्यक्ति की कमी है। तो कवि की खुद की बात ने ही कवि को सवाल किया कि क्या तुम्हें भाषा को प्रस्तुत करना आता है? क्या सहज तरीके से, सरल भाव से तुम दूसरों के सामने अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो? तुमने अभी तक ये बात सीखी ही नहीं है और तुम अयोग्य हो, अप्रभावी हो और तुम्हारे अंदर अभिव्यक्ति की कमी है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि खुद भाषा ने उन्हें धिकारा, उनकी ही बात ने उनको धिकारा। तो ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसके भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत की कमी थी और कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? तो समझ में आई होगी बच्चों। पहली कविता में क्या थी? कविता के बहाने मतलब 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता का ये उदाहरण दिया है कि कविता का दायरा असीमित है, सीमित नहीं है। जैसे चिड़िया का दायरा सीमित है, फूलों का दायरा सीमित है, बच्चों का भी दायरा सीमित है, लेकिन कविता का दायरा सीमित नहीं है। और दूसरी में बात सीधी थी, बात एकदम सीधी सादी को सीधे तरीके से ही प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें और ज़्यादा चमत्कार पैदा करने के चक्कर में बात का मूल भाव खत्म हो जाता है, अप्रभावी होने लगती है और फिर कवि की अयोग्यता भी सामने आती है। दोनों ही कविताएं बहुत अच्छी हैं, प्रेरणाप्रद हैं, दोनों ही संदेश भी देती हैं। अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।